हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता स्टडी आईक्यू में। और मैं कविता आपको आज बताने जा रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट वन लीनियर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको केवल एक सब्जेक्ट के रूप में मत देखिएगा। ये आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आईएएस हो, आपके एसएससी हो, लेखपाल हो, या किसी लेवल का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो मेरे द्वारा पढ़ाई गई इन सभी कंटेंट से ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई एम श्योर अगर आप मेरी सभी सीरीज़ को बहुत गौर से पढ़ेंगे तो आपको किसी अन्य प्रकार की किताब नहीं लेनी पड़ेगी, कोई और कंटेंट भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मेरे पढ़ाए हुए इस कंटेंट में से ही आपको मोस्टली सब्जेक्ट जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब से पहले जो सीरीज़ थी मेरी, उसमें मैंने आपको संविधान की विशेषताएं, संविधान का विकास और किस प्रकार से अभी वर्तमान से लेकर के जो हमारे सामने स्वरूप है उसका, और जो पहले प्राचीन समय से जो शुरू हुआ था उसमें किन किन घटनाओं का क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसके द्वारा किन अधिनियमों और कानूनों का विकास किया गया, और किस प्रकार से हम इसको अपने सामाजिक जीवन से जोड़ सकते हैं, इन सभी के बारे में बताया। अगर आपने मेरे उन भागों को नहीं देखा, उन पार्ट्स को, उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप जाकर के पहले उन पार्ट्स को देखेंगे तो आपको मेरा ये पूरा टॉपिक समझने में और भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और मेरे वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिन्हें आप देख सकेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ से तात्पर्य है हमारे देश से, और इसका क्षेत्र यानी कि देश जिन क्षेत्रों से बना हुआ है, यानी कि एरिया, हमारे देश का एरिया जो है उसका। और संघ क्या कहा गया है, ये हमारे देश के लिए इस शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संघ होता है समूह। समूह कैसा? ऐसा समूह जिसमें बहुत छोटे छोटे भागों में पार्टीशन कर दिया जाता है, जिससे कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन उन सभी जो पार्ट्स होते हैं उनका कंट्रोल एक विशेष शक्ति यानी एक केंद्रीय शक्ति के हाथों में होता है। जैसे कि हमारे देश को भी अलग अलग राज्यों में बांटा गया है और उसकी पूरी शक्ति किसके हाथ में है? हमारी केंद्र सरकार के हाथ में। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में भारत के स्वरूप तथा इसके क्षेत्र के विषय में चर्चा की गई है? तो वो है संविधान का पहला भाग, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इस विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संविधान अब विकसित हो गया है, उसकी प्रस्तावना हमारे सामने आ गई है, अनुच्छेद अनुसूचियों का इसमें समावेश हो गया है। अब होता है कि उसके पहले भाग में, जो हमारा संविधान है उसके पहले भाग में किस विषय का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है, तो वो है हमारा संघ और इसका क्षेत्र। यानी कि हमारा देश कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, इसके कार्य क्षेत्र कैसे होंगे, इन सब का इसमें उल्लेख किया गया है। और यह है संविधान का पहला भाग, और ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा राज्यों का संघ को अधिक महत्व देने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके पीछे डॉक्टर साहब ने दो प्रमुख कारण बताए। पहला कारण बताया कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब कि भारत एक संघ है, शक्तियों का संघ है, जिसमें वो जितनी भी उसके भाग हैं यानी जितने भी उसके राज्य हैं, उसकी समस्त शक्तियों का केंद्रीयकरण उस संघ के हाथ में है। ना कि वो जो है उसके साथ किससे जुड़ा हुआ है, किसी समझौते से, कॉन्ट्रैक्ट से वो जुड़ा हुआ है, अपनी शक्तियों से। मतलब कहने का उसका पूरा नियंत्रण अपने राज्यों पर है। उसके हाथ में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी समय किसी राज्य को अपने शासन के अधीन कर सकता है। अगला क्या है, भारतीय राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का कि संघ को तो यह अधिकार है, मतलब केंद्र को तो यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को अपने शक्तियों के अधीन कर सकता है, लेकिन किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को इस संघ से पृथक कर सके। ठीक है,
बिल्कुल यही बात डॉक्टर साहब ने कही, बाबा साहब ने कही, और यही बताने का प्रयोग किया कि हम अपने केंद्र के साथ, अपने सरकार के साथ, अपने देश के साथ किसी समझौते के तहत नहीं जुड़े। जैसा कि अमेरिका, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कैसी नागरिकता चलती है? एकल नागरिकता। हम भारतीय हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं तो भी हम भारतीय हैं, और अगर हम मध्य प्रदेश में हैं तो भी हम भारतीय हैं, और अगर हम उत्तराखंड में हैं तो भी हम भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे तो हमें स्पेशली जो है अपने नागरिकता को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका के लिए एक अलग नागरिकता है और राज्यों के लिए उसके अलग नागरिकता। अगर आप अमेरिका के एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो उसके लिए आपको अपनी नागरिकता में भी परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमारे में एकल नागरिकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से उसमें अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में क्या है, उसके स्टेट जो है अलग अलग पावरफुल हैं, उनकी शक्तियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, वो समझौते के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि संघीय शक्ति के तहत। और हमारे देश में क्या है कि हम अपने केंद्र से संघीय शक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में फर्क? देखिए, अगर आप क्वेश्चन को एक वन लीनियर देखेंगे तो ये वन लीनियर है, और अगर आप कंटेंट को भी समझते चलेंगे तो आपका एक जैसे आप उसमें डिटेल में जाते हैं, डिटेल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी आप बहुत आराम से इजीली लिख सकेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आपको उसके थ्रू आपको डिटेल में भी नोट्स दे सकती हूँ। वन लीनियर देने में ये होता है कि आपका टफ से टफ जो विषय होता है ना, बहुत इजीली और स्मूथली तैयार हो जाता है ना। तो इसलिए अब मैंने इसको वन लीनियर में चेंज कर दिया। अदरवाइज मैंने जो स्टार्टिंग वाले पार्ट थे वो आपको डिटेल में बताने शुरू किए, क्योंकि अगर आपको बेस पता चल जाएगा ना तो बाकी तो ये चीज़ें चीज़ें जो हैं आप वर्तमान में भी इससे टच में रहते हैं। लेकिन जो पहले की चीज़ें होती हैं वो हमें या तो बहुत बाद में जाके पता चलती हैं जब उसका हमें लाभ नहीं मिलता है, और बीच में हमें इसका जो है ध्यान रखना चाहिए कि हमें बेसिक मजबूत होना चाहिए। बाकी चीज़ें अनुच्छेद हैं वो सब आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को किन दो श्रेणियों में बांटा जाता है? ठीक है, किन दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है? इनको हम बांटते हैं तीन श्रेणियों में। वैसे हम लोग दो जानते हैं, एक केंद्र शासित होता है और एक राज्य शासित होता है। ठीक है, तो उसको क्या किया जा सकता है? केंद्र शासित होता है जिसपे केंद्र का नियंत्रण होता है, जैसे कि दिल्ली है हमारा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हमारा भारत की राजधानी है दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है, राज्य नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से राज्य क्षेत्र, यानी कि जो हमारे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सभी राज्य हैं। ठीक है, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, मतलब कि हमारे देश का जो संविधान है उसके अंदर इतनी ताकत होती है, हमारे केंद्र के पास इतनी शक्ति होती है कि वो जो है मतलब कि भारतीय राज्यों को कि मतलब वो भारत सरकार के द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ विवादास्पद जगहें होती हैं। ठीक है, आपको मालूम है कहीं कहीं भूमि विवाद चलते रहते हैं, है, और उस पे वो वर्चस्व कब निभा दिखाया जाता है? जब हमें महसूस होता है कि अब हमें सही समय है इस एक्शन को करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला है, किन अनुसूचियों में अनुसूचित एवं अनुसूचियों में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशेष अनुबंध है? जैसा कि आप जानते हैं, अनुसूचित अनुसूचित लोग जो होते हैं और जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें प्रशासन का प्रबंधन करना थोड़ा टफ होता है, तो उसके लिए कुछ विशेष उपबंधों का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। तो वो है छठवां और आठवीं अनुसूची में इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं, एक संप्रभु राज्य होने के कारण भारत को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो एक स्वतंत्र राष्ट्र तो बन गया, लेकिन संप्रभु राज्य नहीं बना। संप्रभु राज्य कब बना? जब हमारे देश का
जो संविधान था वो लागू हो गया। यानी कि 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू होने के बाद हम एक संप्रभु राज्य बने। यानी कि हमारा शक्ति पर पूर्णतया नियंत्रण हो गया। हम किसी भी प्रकार के निर्णय के लिए जो हमारे देश के हित में है पूर्णतया स्वतंत्र थे। उसके लिए हमें किसी देश की आज्ञा नहीं लेनी थी, किसी प्रकार के कानून में बदलाव नहीं करना था, कोई प्रावधान नहीं करना था। हमें सिर्फ अपने देश का हित देखने के लिए हम विशेष प्रकार के निर्णय भी ले सकते थे। ठीक है। अब जैसे कि कौन सा हमें विशेष अधिकार प्राप्त हो गया कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र को भी हम अधिग्रहित कर सकते हैं। ठीक है। माने कि विदेशी क्षेत्र कौन से? ऐसे क्षेत्र जो किसी समय में हमारे भारत का हिस्सा थे पर वे बाद में विभिन्न प्रकार के औपनिवेशिक शक्तियों के हाथ में चले गए। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं आपको पता है? ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जो है गोवा। गोवा पता है आपको? बहुत दिनों तक जो है दूसरे मतलब कि दूसरे देश का एक उपनिवेश था। इसको भारत में बाद में शामिल किया गया। उसी प्रकार से इस प्रकार की जो शक्ति होती है वो हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? संप्रभु होने के कारण। ठीक है। और ये हम किसके आधार पर कर सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर। क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम किसी बाहरी क्षेत्र का अधिग्रहण करते हैं तो हमें कुछ अंतरराष्ट्रीय कानूनों का भी पालन करना पड़ता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अधिग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। एक अधिग्रहण होता है सत्तांतरण द्वारा, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिस पे बहुत दिनों तक किसी का शासन ना रहा हो तो हम उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। दूसरा है व्यवसाय। सत्तांतरण किसके किसके द्वारा हो सकता है? युद्ध में जीत के द्वारा, संधि के द्वारा, और अगर कोई देश अपना आपको सरेंडर कर दे, ठीक है, तब होता है। फिर है व्यवसाय। व्यवसायिक रूप से अगर कोई जगह पे आप अपना जैसे एक तरीका से हम समझ सकते हैं आर्थिक रूप से उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेना, इससे समझा जा सकता है। ठीक है। जीत कर या हरा कर, अगर हम किसी देश को अपने अंदर शामिल करना चाहते हैं तो उसको या तो हमें देश को जीतना पड़ेगा और उसके जो कौन सी शक्तियां होती है जो उसकी सहायता करती हैं उनको हराना भी पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान के लागू होने के पश्चात भारत द्वारा किन प्रमुख विदेशी क्षेत्रों पर अधिग्रहण किया गया है? तो वो 5 जगह हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले भी उदाहरण दिया था गोवा का, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। तो 5 कौन कौन से हैं? दादरा और नगर हवेली, दूसरा है दमन एवं दीव, फिर है पुदुचेरी और सिक्किम। इसके अलावा 5वां राज्य है गोवा। ठीक है। ये स्वतंत्रता के बाद जो है अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत संप्रभु होने के बाद विशेषाधिकार द्वारा हमारे भारत के अंतर्गत आए थे। ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 2 संसद को कौन सी 2 प्रमुख शक्तियां प्रदान करता है? तो वे हैं, पहला, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करने की, और दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। ठीक है। नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वे राज्य जो पहले से थे, ठीक है, और उनका हम वो जो है हमारे भारत के अधिकार क्षेत्र में आ जाएं। और दूसरा क्या है? नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। नए राज्य कहाँ से गठन होंगे? जैसे कि अभी देखो जम्मू कश्मीर का जो डिवाइड करके क्या बना दिया गया, 2 राज्य कौन कौन से हो गए? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो लद्दाख हम कहीं अलग से तो ला के हमने उसको अपने देश में लाए नहीं थे, वो हमारे देश में पहले से था, बस हमने उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को अलग अलग कर दिया। इस तरीके से 2 केंद्र शासित राज्यों का गठन हुआ। केंद्र शासित क्यों है? क्योंकि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी होती है जिस पे केंद्र का नियंत्रण आवश्यक होता है, जो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। ठीक है।
बाहरी आक्रमण की दृष्टि से, क्योंकि ये हमारी बाहरी सीमा से लगे हैं। एक तरफ ये जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान की सीमा से लगा है और ये लद्दाख हमारी चीन की सीमा से। और ये जो दोनों पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। राजनीति अभी देखिए ने पाकिस्तान कितनी बार हमारे देश पे आक्रमण कर चुका है, कितने सैनिकों को शहीद कर चुका है, ठीक है? और कितने आतंकवादी घुसपैठ हो चुकी है हमारे देशों में। बड़े-बड़े अटैक तो आपको याद ही होंगे, अभी पिछले साल ही हुए हैं, ठीक है? इनकी चर्चा हम तब करेंगे जब हम उस अनुच्छेद में और डिटेल में आएँगे, ठीक है? और अगर और भी डिटेल आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अदरवाइज़ मैं वन लीनियर से ही ये टॉपिक कवर करने का कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी आप जो कुछ भी इस वन लीनियर में पढ़ेंगे, वो आपके डिटेल में भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो है अनुच्छेद 3। पुनर्सीमन क्या होता है? जब हम किसी राज्य की सीमा का पुनर्निर्धारण करते हैं। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय में बहुत से राज्य थे, ठीक है? बहुत से राज्यों को हमारे देश में सम्मिलित किया गया, कुछ स्वेच्छा से आ गए, कुछ कूटनीतिक तौर पे शामिल हो गए, ठीक है? कुछ राजनैतिक तौर पे, कुछ आर्थिक तौर पे, मतलब कहने का कि ये जो सीमाएँ थी वो तो शामिल हो गए। अब पुनर्सीमन क्या हो सकता है? पुनर्सीमन ये होता है कि जब हम किसी राज्य की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करते हैं। जैसे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक राज्य हुआ करता था, ठीक है? जब उसका पुनर्सीमन किया गया, तो ये महसूस किया गया कि उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश को अलग-अलग 2 राज्यों में विभाजित कर दिया जाए। किस लिए? जिससे कि उसकी राजनैतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से काफ़ी बड़ा राज्य था उस समय, ठीक है? अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राज्यों की पुनर्गठन की शक्ति किस संस्था के पास है? तो बच्चों, राज्यों की पुनर्गठन की शक्ति संसद के पास है, ठीक है? फिर है भारत के राजनैतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? जैसा कि अभी मैंने आपको क्या बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। तो जाहिर बात है, जब राज्यों के पुनर्गठन के पुनर्सीमन की शक्ति संसद के हाथ में है, तो हमारे जो राजनैतिक मानचित्र के पुनर्निर्धारण की शक्ति भी किसके हाथ में होगी? संसद के हाथ में, ठीक है? फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ भारत के संदर्भ में इस कथन का क्या कारण है? ठीक है, जैसा कि अभी मैंने अपने शुरुआती क्वेश्चन में क्या बताया था कि भारत संघ है जो राज्यों से मिलकर बना है, मतलब एक ऐसा संघ जो राज्यों से समझौते के आधार पर नहीं जुड़ा है, सहमति के आधार पर जुड़ा है, ठीक है? सहमति और समझौते में बहुत अंतर होता है। सहमति बलपूर्वक की जा सकती है, ठीक है? लेकिन सॉरी, समझौता बलपूर्वक किया जा सकता है, लेकिन सहमति आदमी अपनी स्वेच्छा से करता है, ठीक है? इसी के आधार पर क्या अभी मैंने बताया कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, इस कथन को अगर हम देखें तो ये होगा कि राज्य की अनुमति के बिना नाम, सीमा तथा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद की शक्ति किसके हाथों में है? केंद्र सरकार के हाथों में, केंद्र के हाथों में होती है, ठीक है? जो संसद होती है उसकी शक्ति का मतलब संसद जो है शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है, ठीक है? वो सर्वोच्च संस्था होती है और इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी राज्य की अनुमति के बिना उसका नाम भी बदल सकती है, उसकी सीमा में कटौती या वृद्धि भी कर सकती है और उसके क्षेत्र में, जाहिर बात है जब उसकी सीमा कम या ज़्यादा करेगी तो उसके क्षेत्र में भी कमी या बेसी होगी, ठीक है? बस इस पूरे जो ये सेंटेंस था उसका यही एक मीनिंग है कि ये जो राज्य हैं वो जो है क्या कहते हैं, संघों के अधीन होते हैं। अगर संघ चाहे तो राज्य के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अगर राज्य चाहे तो किसी भी प्रकार से संघ से अलग नहीं हो सकते, ठीक है?
अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद के 3 के अंतर्गत हुए परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 367 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया? ये बताया गया हमारे अनुच्छेद 3 और 4 में। ठीक है, 3 और 4। अब अनुच्छेद 2 और 3 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 2 और 3 में यह बताया गया कि जो है कि नाम का परिवर्तन और जो है क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, राज्यों की पुनर्गठन, उनकी सीमा का निर्धारण, इसके लिए हमें संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी। मतलब कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम अपने जो है क्या कहते हैं संसद के द्वारा नॉर्मली भी पास करा सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब ये नहीं माना जा सकता है कि ये संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये संघ शक्तियों के अधीन होता है। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 1960 के केंद्र सरकार के किस निर्णय के कारण राजनीतिक विवाद तथा विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई? ठीक है, जैसे कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा बेरुवाड़ी संघ और केंद्र का मामला। बेरुवाड़ी संघ और केंद्र का मामला 1960 में आया था। ये मामला क्या था? ये मामला था कि बंगाल के बेरुवाड़ी संघ के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाए, क्योंकि यह जो केंद्र सरकार का निर्णय था उसने बहुत सारे लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। राजनीतिक आक्रोश हो गया, ठीक है, सामाजिक आक्रोश भी हो गया। भाई आप किसी के क्षेत्र को निकाल करके किसी अन्य देश के मतलब पाकिस्तान के अधीन करना चाहते हैं, हस्तांतरित करना चाहते हैं, तो वो जो है विवाद का कारण तो जरूर ही बनेगा। ठीक है, अब इस कारण ही क्या हुआ, राजनीतिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। विद्रोह तो होना ही था। आप किसी क्षेत्र को बांटेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए थे तो बहुत सारे विद्रोह और बवाल हुआ था, मार काट बची थी, खून खराबा, यानी जिसको कोई याद करे तो आज भी हमें लगता है कि उस समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन के प्रभावी होने पर बेरुबाड़ी का क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया? तो बच्चों ये है नवे संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा। जैसा कि आपको बताया कि क्योंकि मामला था कि पाकिस्तान को बेरुबाड़ी संघ का कुछ क्षेत्र अधिकार में दे दिया जाए, तो इसको हम तुरंत उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट तो वो नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए हमें ज़रूरी हो गया कि हम इसमें संविधान में संशोधित करें, क्योंकि ये संसद द्वारा पास नहीं हो सकता था। ठीक है, तब इसमें संविधान संशोधन किया गया और ये संविधान संशोधन कौन सा था? नवा संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1960 के नाम से जाता है। ठीक है, सॉरी। फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था कब की गई कि सीमा विवाद के निर्धारण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है? तो यह व्यवस्था की गई कि 1969 में, और कहा गया कि कार्यपालिका द्वारा भी इस विवाद का निर्धारण किया जा सकता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भू हस्तांतरण समझौते के लिए किस किस संशोधन को अधिनियमित किया गया? तो बच्चों ये था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम और ये 2015 में लाया गया। अब इसमें क्या था, इसमें कुछ क्षेत्र थे जिन्हें हम बांग्लादेश को देते और बांग्लादेश की कुछ क्षेत्र भारत के अधिकार क्षेत्र में आ जाते। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक था कि एक संशोधन किया जाए, इसको भू हस्तांतरण समझौते के तहत रखा गया। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि दो देशों के बीच में जब कोई हस्तांतरण होता है तो उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वो कानूनी प्रक्रिया क्या होती है कि एक अधिनियम पास किया जाए जिससे किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद ना हो सके। ठीक है, तो आते हैं
कि ना हो सके। सॉरी बच्चों, थोड़ी हिचकी आ रही है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, किस 4 राज्यों की सहमति से द्विदेशीय भू हस्तांतरण प्रक्रिया संभव हो पाई है? तो बच्चों वो है आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके द्वारा ही ये द्विदेशीय भू हस्तांतरण प्रक्रिया संभव हो सकी है। ठीक है, क्योंकि इनका क्षेत्र जो है बांग्लादेश के बाहरी सीमा से मिलता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है रेड क्लिफ अवार्ड से उत्पन्न विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाना था? तो हमारा आंसर है बग्गे अवार्ड 1950। ठीक है, रेड क्लिफ अवार्ड क्या मतलब था? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जब सीमा का निर्धारण हुआ, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र भी दोनों देशों की सीमा पर आ गए जिनका विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा। ठीक है, रेडक्लिफ महोदय ने बिना किसी अच्छे से जांच पड़ताल के बहुत ही कम समय में भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कर दिया। ठीक है, जिसका परिणाम यह विवाद हुआ। अब क्योंकि सीमा निर्धारण कोई बच्चों का खेल तो था नहीं, एक प्रॉपर कमेटी के द्वारा, जांच पड़ताल के द्वारा और एक नियमित कार्य प्रणाली के द्वारा ये किया जाता, तो ये विवाद कभी भी उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, मगर क्या जल्दीबाजी में किए गए निर्णय के आधार पर कुछ क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न हो गया। अब जब विवाद उत्पन्न हो गया तो उसको दूर करने के प्रयास किए जाने लगे। अब वो दूर करने के प्रयास जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? कोशिश की गई बग्गे अवार्ड 1950 के द्वारा। ठीक है, मगर वो सफल नहीं हुई। कुछ जो चीजें अंतर्राष्ट्रीय रूप में बिगड़ जाती हैं, उनका वो जो है निर्धारण भी बहुत आसानी से नहीं हो सकता। ठीक है, फिर है रेड क्लिफ विवाद का समाधान किस समझौते के द्वारा हल करने का प्रयास हुआ? अब देखा आपने, अभी से 1950 में यह प्रयास किया गया कि बग्गे अवार्ड के द्वारा इस विवाद का समाधान निकाला जा सके, पर संभव ही नहीं हो सका, क्योंकि यह प्रक्रिया कोई छोटी मोटी तो थी नहीं। आवश्यक था कि हम जो है एक नियमित और जांच कमेटी द्वारा करें। अंतर्राष्ट्रीय मामले हो जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको लाएं। ठीक है, तब होता। अब क्या हुआ, फिर एक बार प्रयास किया गया किस समझौते के तहत? इसको बोला गया नेहरू तथा नून समझौता। ठीक है, और ये कब हुआ? ये हुआ 1958 में। ठीक है, तो बच्चों ये हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए स्पेशली भारत और उसके संघ से रिलेट करके लाई हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ देखें या जानें तो उसे अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ठीक है, इससे आपको भी लाभ होगा और आपके दोस्तों को भी। ठीक है, और आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आप इस कंटेंट में कुछ और सुधार चाहते हैं या कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं या स्पेशली किसी पॉलिटिकल टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उसको देखूंगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगी। राजनीतिक लेख के रूप में चाहते हैं तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। इसके अलावा जो है मेरे जो पहले के जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।